आदित्य का हाथ खींचते हुए फिर से आदित्य को अपनी डेस्क के पास ले जाता है। थोड़ा इधर उधर नजरें मारते हुए वो सबको देखता है कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर धीरे से वो अपनी टेबल के ड्रॉर को खोलता है। वो उसमें रखी शराब की बोतल आदित्य को दिखाता है। उसे देख आदित्य की आंखें चमकने लगती हैं। वो आदित्य से कहता है, महंगी शराब है, एडवर्ड ब्रांड, 20 ईयर ओल्ड स्कॉच, बाहर से इंपोर्ट कराई है। कहते हैं कि एक बार किसी की जुबान पर चढ़ जाए ना तो फिर कोई और नशा इसकी बराबरी का नहीं। आदित्य उससे कहता है, इतनी महंगी वाली पी रहा है तू? पहले तो कितना सस्ते में निपट जाता था। हमें तो उसे बताता है, यार पहले ना लाइफ में उतना फन नहीं था जितना आज है। यहाँ दिन भर काम करता हूँ और रात को बस ये वाली पी लेता हूँ। यही तो जिंदगी है मेरे भाई। कल आज शाम को हम दोनों बैठते हैं और पुरानी दोस्ती के नाम चाम पे चाम चढ़ाते हैं। मौत से लौटकर इस नई जिंदगी में आदित्य को पहली बार किसी ने शराब ऑफर की थी। वो कुछ देर एक फीकी हंसी हंसते हुए बोतल को घूरता है और फिर सोचता है कि अगर ये उसकी पिछली जिंदगी होती तो वो पहली बार में ही जाम लड़ाने के लिए हाँ बोल देता। लेकिन दुनिया माने या ना माने, अब वो बदल चुका था। अब उसे जिंदगी की पहली शुरुआत अपनी अल्कोहल बंद करने से ही करना होगी। अमित अपना ड्रायर बंद करता है और गेट की तरफ देखता है। आदित्य का ध्यान टूटता है और वो भी गेट की तरफ देखने लग जाता है। डिपार्टमेंट के गेट पर एक स्टाइलिश सूट में एक बंदा खड़ा रहता है, जिसे देखकर अमित कहता है, ये देख, ये है वीर प्रभाकर, डिपार्टमेंट और इस पूरी कंपनी की सबसे स्टाइलिश पर्सनालिटी। खास बात तो यह है कि इस पर मरती है ट्विंकल डिसूजा। लाइफ हो तो ऐसी हो यार। आदित्य वीर की तरफ देखता है। गोरा रंग, उस पर सलीके से सेट काली दाढ़ी और जिम टोन्ड बॉडी, इटालियन शूज, टॉप क्लास अरमानी सूट और पूरे डिपार्टमेंट को महका देने वाला परफ्यूम। दूर से ही दिख रहा था कि वीर कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। वो था तो किसी अमीर बाप की औलाद, लेकिन फिर भी इस कंपनी में काम कर रहा था। आदित्य अमित की तरफ देखकर ही समझ जाता है कि अमित वीर से जलता है। अमित अपने दांत पीसते हुए कहता है, इसे लगता है जैसे इसके बाप का ऑफिस है। देख, पूरा 1 घंटा लेट आया लेकिन चाल अभी भी ऐसी है जैसे कोई कछुआ आ रहा हो। वो धीरे धीरे अमित और आदित्य की तरफ बढ़ता है। तभी देविका अपने कैबिन में से बाहर आती है और वीर की तरफ देखकर कहती है, वीर, मीट मी इन माय कैबिन विदिन 5 मिनट्स। तो जरूरी बात करनी है। सब देख सकते थे कि देविका के चेहरे पर गुस्सा था। जिस टोन से उसने ये बात बोली थी, इसका मतलब क्लियर था कि कुछ तो बड़ा हुआ है। देविका ने सबको देखा और फिर एक फेक हंसी के साथ वो वापस अपने कैबिन में चली गई। आदित्य ने वीर की तरफ शक की नजर से देखा और अमित से पूछा, वीर का लेट आने पर भी रिलैक्स रहना ये दिखाता है कि उसकी डिपार्टमेंट में काफी चलती है, जो उसने अपनी एबिलिटीज के दम पर काम करके कमाई है, या फिर इसके अलावा भी कोई सीक्रेट है? आदित्य की बात सुनकर अमित कहता है, तूने सही सोचा आदित्य, ये सिर्फ काम की वजह से नहीं है। बात यह है कि इसके अंकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में डेप्यूटी चीफ हैं, इसलिए ये कई बार कंपनी और डिपार्टमेंट के बीच लिंक का काम करता है। जैसे पिछले साल कंपनी ने एक नया ड्रग बनाया था, उसके यूज पर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक लगा दी थी। उसका कोई भी पेपर वर्क अप्रूव नहीं हुआ था। उस वक्त वीर ने ही अपने अंकल की हेल्प से ये काम करवाया था। ऑलमोस्ट 10 करोड़ के लॉस से उसने कंपनी को बचाया था। लेकिन वीर का देखने का नजरिया कुछ और है, और वो कहता है कि उसने 10 करोड़ के लॉस से नहीं बचाया, बल्कि उसने 200 करोड़ के प्रॉफिट के रास्ते खोल दिए हैं। वैसे भी कई मीटिंग्स में देविका ने कहा है कि वीर इस डिपार्टमेंट का हीरा है, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो टाइम पर आए या नहीं। आदित्य की नजरें वीर पर टिकी रहती हैं। वो अपने सूटकेस को हवा में उछालकर देविका के कैबिन के अंदर चला जाता है, लेकिन जाने के पहले उसके और ट्विंकल के बीच में एक प्यारी सी स्माइल एक्सचेंज होती है। डिपार्टमेंट की हर लड़की ये देख ट्विंकल से और भी ज्यादा जलने लग जाती है। ट्विंकल के दीवाने सिर्फ इस डिपार्टमेंट में ही नहीं, बल्कि ऑफिस के हर डिपार्टमेंट में थे। कई लोग तो उसे अप्रोच भी करते थे, लेकिन ट्विंकल का सारा झुकाव वीर की तरफ ही रहता था। वो उससे शादी करना चाहती थी। अमित ट्विंकल की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक ठीक, उसने स्माइल पास की। फिर अमित वापस अपने चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, आदित्य, अगर तेरे मन में अभी ट्विंकल से दोस्ती करने का ख्याल आ रहा है तो उसे अभी मन से निकाल दे। इसके अलावा एक जरूरी बात जान ले, कभी गलती से भी ट्विंकल को हर्ट या डिसरेस्पेक्ट मत करना, अदरवाइज ऑल द बॉयज विल बी अगेंस्ट यू। फिर कोई भी नहीं देखेगा कि तू कौन सा शंकर है। हाँ। आदित्य अमित की बात इग्नोर करता है। उसकी नजर अभी भी देविका के कैबिन की तरफ ही थी। अपनी नजरें बिना हटाए उसने अमित से पूछा, पर ये वीर तो ट्विंकल से भी ज्यादा एरोगेंट है, ये खुद से एज में इतनी छोटी लड़की को क्यों भाव देता है? अमित ने उसे एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, देखा, इंटरेस्ट आने लगा ना भाई, मैं बोल रहा हूँ इट्स अ ट्रैप, जितना अंदर जाएगा उतना फंसता जाएगा, इस सब में मत पड़ तू। आदित्य इस बात पर हंसता नहीं है। अमित को समझ में आ जाता है कि अब वो सीरियस है, लेकिन आदित्य इस वक्त कैबिन की तरफ ऐसे देखता है जैसे वो बाहर से ही देख पा रहा हो कि अंदर क्या चल रहा है। पर सच तो ये था कि वीर को देखते ही आदित्य को पिछली जिंदगी से कुछ याद आ गया था। आदित्य को ऐसे चुपचाप और सीरियस देखकर अमित समझ नहीं पाता है कि उसे क्या हुआ है।
वो आदित्य के हाथ को हिलाते हुए कहता है, क्या हो गया भाई, कुछ सुनाई दे रहा तुझे? मुझे भी बता दे। आदित्य का ध्यान टूटता है और वो अमित से सीरियस टोन में कहता है, अभी मैंने जितना पूछा उतना जवाब दे। ट्विंकल और वीर का चक्कर क्यों होगा वैसे? अमित अपनी जेब से आलमंड निकालकर खाते हुए आधे मन से कहता है, बात यह है कि वीर देविका के पीछे पड़ा है। ट्विंकल इसे एडमिट नहीं करती और वो वीर भी बहुत स्मार्ट है। उसकी दाल देविका के पास गलती ही नहीं, बस हर बार खाली हाथ भटकता रहता है और सबको ये प्रिटेंड करता है कि वो देविका और ट्विंकल दोनों के साथ है। मगर सच तो यह है कि वो दिन भर बैठा बैठा देविका को इंप्रेस करने के चांसेस ढूंढता है ताकि उससे शादी करके कंपनी का फायदा उठा पाए। पर देविका देविका है, उसे फंसा पाना इतना आसान नहीं। देविका का नाम सुनते ही आदित्य के कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो चुप ही रहता है। अमित अपनी बात कंटिन्यू करते हुए आगे कहता है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर नियर फ्यूचर में देविका वीर से शादी करने के लिए मान भी जाए। उसके पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है, रिच फैमिली से आता है और पढ़ाई भी उसने हार्वर्ड से की है, इसीलिए कुछ भी हो सकता है। अब तो भगवान ही बचाए ये कंपनी। आदित्य को याद आ रहा था कि पिछली लाइफ में वीर उससे कई बार उलझा था। कई बार उसने मृणाली के मुंह से सुना था कि देविका को वीर परेशान कर रहा है, लेकिन आदित्य ने कभी ध्यान नहीं दिया था। आदित्य ने एक पल के लिए सोचा कि वीर भी उन लोगों में से हो सकता है जो इसकी फैमिली ट्रेजेडी में इन्वॉल्व हों, क्योंकि वीर और देविका की जोड़ी बनने में दिक्कत देने वाली मृणाली ही थी। अमित से इतना सब सुनने के बाद आदित्य के चेहरे पर इंप्रेस होने के भाव नहीं आ रहे थे। हालांकि उसके मन में किसी भी तरह की बदले की भावना नहीं थी, क्योंकि वो निखिल के अलावा अभी किसी भी चीज को लेकर श्योर नहीं था। और अभी के लिए आदित्य की नजर में वीर सिर्फ एक सेल्फिश कलीग से ज्यादा कुछ नहीं था। अमित आदित्य को सोच में डूबा देखकर वहां से निकलने के बारे में सोचते हुए कहता है, चल अब मुझे जाना होगा आदित्य, मेरे अपॉइंटमेंट्स का टाइम हो गया है, तो अपना टाइम एंजॉय कर, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर अमित वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद क्लाइंट्स आना शुरू हो जाते हैं। आदित्य दूसरों को एनालाइज करते हुए काम सीखने की कोशिश करता है। उसका पहला दिन था, इसलिए सबको फील होता है कि वो थोड़ा सा डरा हुआ है, और जिस तरह के कपड़े उसने पहने थे उस वजह से उसे कोई भी सही से ट्रीट नहीं कर रहा था। ट्विंकल ने उसे सुबह सभी कस्टमर्स को चाय कॉफी पूछने का काम दिया था। इसमें आदित्य को जो भी कस्टमर्स वेटिंग एरिया में बैठे थे उन्हें चाय पानी पिलाना और अगर उन्हें कुछ भी खाने की जरूरत हो तो वो लाकर देना था। वहां आने वाले लोगों में मेजॉरिटी रिच लोगों की थी, जो किसी कंपनी के मालिक थे या कोई सबऑर्डिनेट। इस वजह से आदित्य को हर कस्टमर एक नीची नजर से देख रहा था। आदित्य ने दिन में 1:30 बजे जब ब्रेक लिया तो वो खुद को शीशे में देखने लगा। उसके कपड़े चाय के निशान और पसीने की वजह से सुबह के मुकाबले में और ज्यादा गंदे हो गए थे। पास में से निकलती हुई ट्विंकल ने उसे देखा और टोंट मारते हुए कहा, आई थिंक यू शुड बाय सम डिसेंट क्लोथ्स। आदित्य ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वो कुछ देर के लिए बाथरूम में फैन के नीचे बैठ गया। उसे ये सब काम बेहुदा और बहुत ही नीचा दिखाने वाला लगा। उसका दिल किया कि वो अभी उठकर इस बिल्डिंग से बाहर चला जाए और कभी वापस ही ना आए, लेकिन वो नहीं जा सकता था क्योंकि उसे मृणाली का ध्यान रखना था। वो इसीलिए यहाँ आया था और उसके लिए वो इतना तो झेल ही सकता है। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर निकला और उसने देखा कि सब लोग अपने अपने ग्रुप में बैठे लंच कर रहे थे। आदित्य को जोर की भूख लगी थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो नीचे जाकर रेस्टोरेंट से कुछ खा लेगा। ये सब सोचते सोचते आदित्य को याद आया, रेस्टोरेंट से खाना लेने के लिए तो मेरी जेब में पैसे ही नहीं है। ऐसा करता हूँ, बेकर पॉइंट से उधार लेके कुछ खा लूंगा। यही सोचकर वो लंच करने के लिए नीचे जाने वाली लिफ्ट में चढ़ गया। जब लिफ्ट नीचे जा रही थी तो उसने सोचा कि वो एक बार मृणाली से पूछ ले कि उसने खाना खाया है कि नहीं। लेकिन जिस तरीके का बिहेवियर मृणाली और पूरे ऑफिस वालों का उसकी तरफ था, इससे उसे इतना तो समझ में आ गया था कि ऐसा करना अभी सही नहीं रहेगा। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर जाकर रुकी और उसके खुलते ही आदित्य को अपने सामने मृणाली दिखी। मृणाली ने आदित्य की तरफ देखा और उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? लंच करने। मृणाली आदित्य को एक सेकंड के लिए देखती रही, फिर उसने कहा, और लंच के लिए पैसे? आदित्य ने उससे कहा, पैसे तो नहीं है, मैं किसी से उधार मांग लूंगा। आदित्य की बात सुनकर मृणाली को अंदर से बहुत बुरा लगा कि लंच तक के पैसे मांगने के लिए आदित्य उसके पास तक नहीं आया। उसने अपना पर्स खोला और उसमें से एक 500 का नोट निकालकर आदित्य को दे दिया। इतना करके वो चुपचाप लिफ्ट के अंदर चली गई। लिफ्ट के दरवाजे बंद होते समय आदित्य ने मृणाली की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। आदित्य वहां से निकला और तेज धूप में बाजार के आसपास की दुकानों को देखने लगा। आदित्य ने कभी इन सारी दुकानों पर ध्यान ही नहीं दिया था। पिछली लाइफ में जब भी वो कभी काम से फ्री होता तो अमित के साथ मिलकर या तो किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाता पीता था या फिर ऑफिस की छत पर जाकर सिगरेट पीते हुए पहले अपने परिवार को गाली देता, फिर मृणाली के परिवार को और फिर उन सब लोगों को जो उसकी जिंदगी में कुछ न कुछ करके बैठे हैं। लेकिन अब आदित्य को कुछ और करना था। तभी उसे सामने बेकर्स पॉइंट दिखा और वो वहां चला गया। आदित्य को याद आया कि पिछली लाइफ में यही दुकान थी जहां पर वो कभी कभी आता जाता रहता था। कई बार उसने दुकानदार से उधार भी मांगा था, लेकिन एक समय आने के बाद दुकानदार ने आदित्य को कोई भी उधार देने से मना कर दिया था। आदित्य ने इस दुकानदार से बहस भी की थी। उसे याद आया कि पिछली लाइफ में आदित्य ने शादी के बाद की बची खुची जिंदगी उधारी पर ही काटी थी। आदित्य ने एक समय पर इतनी हद पार कर दी थी कि लोगों ने उसके फोन उठाना तक बंद कर दिया था। लोग गुप्ता परिवार को आदित्य की वजह से न जाने कैसी कैसी बातें कहते थे। वहीं गुप्ता परिवार से मिसेस गुप्ता हर बार इसका ब्लेम सिर्फ मृणाली को ही देती थी।
हालत ऐसी हो गई थी कि किसी की नजर अगर आदित्य पर पड़ जाए तो लोग रास्ता बदल देते थे। ऐसे समय में उसकी हेल्प के लिए एक ही आदमी आगे आया था और वो था निखिल। कई बार अमित ने आदित्य को समझाया था कि वो निखिल के साथ न घूमे, लेकिन आदित्य को पता ही नहीं था कि निखिल ही उसकी आस्तीन का सांप निकलेगा। और बाद में ऐसा ही हुआ। 2016 में जब सिंघानिया परिवार पर एक प्रॉब्लम आई थी तो उन्होंने आदित्य को 1 लाख रुपए दिए थे। बाद में निखिल ने आदित्य पर ही फ्रॉड का केस डालकर उसे ही प्रॉब्लम की असली जड़ साबित कर दिया था। वहीं आदित्य ने बिना किसी गलती के अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उसे 7 महीने की जेल हो गई थी। उस समय मृणाली ने अपना घर गिरवी रखकर आदित्य की बेल करवाई थी। उसने आदित्य से फिर कभी भी बात न करने का फैसला लिया था, लेकिन फिर भी मृणाली उसके साथ ही रहती थी। जब मनाली ट्रिप की बात चली तो वो एक उम्मीद में आदित्य के साथ चली गई थी। अब लौटकर आदित्य फिर वहीं खड़ा था। उसे उधार लेना पिछली जिंदगी की हार को सामने खड़े होकर देखने जैसा लग रहा था। लेकिन आज जब मृणाली ने उसे पैसे दिए तो उसे एक पल के लिए लगा कि शायद इस जिंदगी में वो मृणाली के साथ अपनी बॉन्डिंग को ठीक कर सकता है। कहीं ना कहीं मृणाली भी यही चाहती थी। आदित्य ने वहां से बेक्ड समोसा लिया और वो घूमते हुए लाइफ फार्मास्यूटिकल्स के पीछे की तरफ चला गया। लाइफ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के पिछले हिस्से में एक ग्रीन पार्क था। शहर के सबसे बड़े पार्क्स में ये पहले नंबर पर आता था। इसका एरिया 40 एकड़ में फैला हुआ था। पार्क के एक तरफ ब्यूटीफुल सन डांस लेक थी और लेक की दूसरी तरफ एक बड़ा सा रोजबर्ड नाम का मेंशन बना हुआ था। इस मेंशन को शहर के सबसे अमीर लोगों को सर्विसेज देने के लिए डेवलप किया गया था। आदित्य को याद आया, पिछली लाइफ में अपनी शादी के बाद मैंने अपने घर वालों से जिद की थी कि वो उस स्ट्रीट पर मेरे लिए घर खरीद दें, पर तब शंकर फैमिली अपने डिमाइस की तरफ बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने वो छोटा सा घर मुझे दिया था। आदित्य अभी इस घर में रहता था। आदित्य को यह बात सोचते हुए खुद पर शर्म आई। उसे लगा कि जिंदगी उसके साथ मजाक कर रही है। वो हर बार उन चीजों के आसपास जाकर खड़ा हो रहा है जिनसे उसे नफरत है, जैसे निखिल सिंघानिया, डॉक्टर ईरानी। उस सारी सिचुएशंस उसे फेस करनी पड़ रही थी जिसमें उसे खुद से नफरत हो जाए, जैसे मृणाली का उसे इग्नोर करना, चंद्रगुप्ता जी का उसे नीचे दिखाना या इस मेंशन वाली स्ट्रीट के घरों को देखना। हर चीज उसे उसकी पिछली जिंदगी की याद दिला रही थी। इतना सब सोचने के बाद आदित्य उस मेंशन के सामने रुका। वहां पास लगी एक चेयर पर वो बैठ गया। सामने सन डांस लेक थी, उसकी दूसरी तरफ सफेद और रोज पिंक कलर में रंगा हुआ मेंशन। आदित्य ने उसे देखते हुए यह कसम खाई कि पिछली लाइफ में जहां मृणाली ने उसका घर गिरवी रखा था, इस लाइफ में आदित्य मृणाली को रोज बड खरीद कर उसे गिफ्ट करेगा। आदित्य ने अपना बेक्ड समोसा एक तरफ रख दिया। उसके मन से अब खाने का ख्याल जा चुका था। वो वहीं अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसने एक लंबी सांस ली कि तभी उसे एक स्पिरिचुअल एनर्जी सी फील हुई। वहां मौजूद एक खुशबू उसके जहन में समा गई। उस खुशबू ने उसका सारा ध्यान भटका दिया। उसका मूड अचानक ही बदल गया। उसने अपने चारों तरफ नजर घुमाई और उठकर खड़ा हो गया। उसने पार्क से उस कोने की तरफ तेजी से चलना शुरू कर दिया जहां से खुशबू आ रही थी। वो तेजी से चलता गया, पर उसे खुशबू का कोई सोर्स नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर इधर उधर दौड़ने के बाद आदित्य ने सूंघ कर देखा कि वो खुशबू पार्क के रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ से आ रही है। उसने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई एंट्री गेट नहीं मिला। आदित्य को फील हुआ कि वो खुशबू और एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि वो उसे मिस नहीं करना चाहता था। उसने फेसिंग की दीवार कूदकर पार्क के रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर एंटर करने का फैसला लिया। जैसे ही वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर पहुंचा, खुशबू और तेज हो गई। आदित्य ने उस खुशबू को फॉलो किया और आखिरकार वो उस पेड़ के सामने पहुंच गया जहां से खुशबू आ रही थी। उसने सामने एक रेड कलर का फ्रूट देखा। देखकर ही आदित्य को यह कंफर्म हो गया कि ये मैजिकल फ्रूट है। ये फ्रूट 50 साल में एक बार आता था। पेड़ पर लगे इस लाल रंग के टेनिस बॉल जितने फ्रूट पर आदित्य की नजर पड़ी और उसकी आंखें चमक गई। आदित्य को याद आया कि उसने इस फ्रूट को अपनी 10,000 सालों की साधना के वक्त खाया था। ऐसा माना जाता था कि जो भी साधना या ध्यान के वक्त इस फ्रूट को खाता है, वो अपनी एनर्जी को डबल स्पीड से रिफिल कर सकता है। वो अपनी साधनाओं पर बेहद जल्द काबू पा सकता है। पेड़ के नीचे जाते ही आदित्य उन फ्रूट्स पर टूट पड़ा। उसने एक साथ 2-3 फ्रूट्स को अपने मुंह में ठूस लिया। उसे फ्रूट का टेस्ट थोड़ा कड़वा लगा, लेकिन उसे खाते ही वो पिछली लाइफ के सारे दुख भूल गया और उसके गर्म दिमाग को एक ठंडक महसूस हुई। लेकिन तभी ऑफिस के लोगों की नजर उस पर पड़ गई और आदित्य से वही गलती हो गई जिसका डर था। आदित्य उन फ्रूट्स को ऐसे खा रहा था जैसे वो बहुत सालों से भूखा हो, और इस चक्कर में वो ये भूल गया था कि वो अभी भी पार्क के अंदर है। पार्क कंपनी के नजदीक होने की वजह से कई सारे एम्प्लॉइज लंच टाइम में यहाँ पर घूमने आते थे। ये बात आदित्य को पता ही नहीं थी कि उन सब लोगों में बहुत सारे एम्प्लॉइज पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के भी थे, जिन्होंने अभी सुबह ही आदित्य का इंट्रोडक्शन सुना था। उन सब लोगों की नजर आदित्य पर पड़ी और फिर धीरे धीरे करके फेंसिंग के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, जो आदित्य को भुक्खड़ों की तरह उन फ्रूट्स को खाते हुए देख रहे थे। कुछ लोगों ने अपने फोन निकालकर आदित्य का फोटो और वीडियो शूट करना शुरू कर दिया और कुछ कमेंट करने लगे।
लगता है बहुत सालों से भूखा है बेचारा, किसी ने कुछ खाने को ही नहीं दिया होगा कभी। क्या इसे पता नहीं कि ये फ्रूट पॉइजनस है और इसीलिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है? क्या इस आदमी को पढ़ना भी नहीं आता? किसी पागल खाने से भागकर यहाँ पर आया शायद। ये कैसा आदमी है? हाउ कैन ही ईट दिस वाइल्ड फ्रूट? इसे तो जानवर भी नहीं खाते। पास खड़ी भीड़ में बातें इधर उधर उड़ने लगी, लेकिन आदित्य का ध्यान उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं था। भीड़ में से किसी ने जोर से आदित्य को चिल्लाकर कहा, ओ पागल आदमी, वो जहरीले फ्रूट्स हैं, मान जा नहीं तो मर जाएगा। आदित्य उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसके कपड़े फ्रूट के जूस से रंग गए थे। तभी किसी ने कहा, अरे इस पागल को कुछ हो, इससे पहले पुलिस को बुलाओ और इसे यहाँ से बाहर करो। धीरे धीरे करके वहां इतने लोग जमा हो गए कि ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी जू के अंदर बंदर का तमाशा देख रहे हों। पार्क के बीच से जाने वाला रास्ता कंपनी से जुड़ता था और उसी रास्ते से देविका चंद्रगुप्ता जी से फोन पर बात करते हुए चली आ रही थी। उसकी नजर जब भीड़ पर पड़ी तो वो भी उसी तरफ चली गई। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जैसे ही उसने अंदर आदित्य को देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आसपास खड़े लोग उसके लाल चेहरे को साफ साफ देख सकते थे। देविका का खून खौल उठा और उसने जोर से चिल्लाते हुए फोन पर कहा, मैं कह रही थी ना बाबा कि आप आदित्य को काम पर रखकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। Why didn't you listen to me? आप सोच भी नहीं सकते कि अभी वो क्या कर रहा है। वो मेरी आंखों के सामने कंपनी के पीछे वाले पार्क में घुसकर पॉइजनस फ्रूट खा रहा है। How could he do this? Has he gone mad or something? अभी यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई तमाशा चल रहा है। I'll not tolerate this. मैं आपको कॉल करती हूँ, वरना पुलिस इसे ले जाएगी। देविका जल्दी से कॉल कट करके फोन अपने पॉकेट में रखती है और आदित्य की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहती है, आदित्य, आदित्य बाहर आओ अभी, आदित्य, हेलो। देविका को वहां चिल्लाते हुए देख लोगों की नजर उस पर पड़ती है और कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं वो उसे देखकर डर जाते हैं कि अगर कंपनी के ओनर की बेटी यहाँ पर इस आदमी को बचा रही है तो जरूर इसका कुछ इंपॉर्टेंस होगा। इसलिए वो बिना देविका की नजरों में आए एक एक करके वहां से निकलने लगते हैं। जब भीड़ कम होती है तो वहां का शोर भी कम हो जाता है और सिर्फ देविका ही फेंसिंग के बाहर से आदित्य को आवाज लगाती रहती है। आखिरकार अपने फ्रूट्स खत्म करने के बाद आदित्य की नजर देविका पर पड़ती है। वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और एक फ्रूट पेड़ से तोड़कर अपने हाथ में पकड़े हुए उसकी तरफ जाता है। आदित्य के फेंसिंग के पास पहुंचते ही देविका जोर से चिल्लाती है, आदित्य गेट द हेल आउट ऑफ दिस नाउ, इट्स एन ऑर्डर। देविका की बात सुनकर आदित्य को समझ नहीं पाता और वो फेंसिंग कूदकर देविका के पास खड़ा हो जाता है। आदित्य की हालत को देखते ही देविका को और भी गुस्सा आने लगता है और वो आदित्य से कहती है, व्हाट इज दिस बिहेवियर आदित्य, ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। क्या तुम पूरे पागल हो गए हो? क्योंकि अगर ऐसा है तो इट्स गोइंग टू बी हेल ऑफ अ फर्स्ट डे फॉर यू नाउ। आदित्य जानता था कि देविका उसे कुछ खास पसंद नहीं करती है, पर उसने कभी बाकियों की तरह उसे नीचा दिखाने के बारे में नहीं सोचा था। भले ही देविका मृणाली की सौतेली बहन थी, लेकिन परिवार का हिस्सा होने की वजह से उसका ख्याल रखना भी आदित्य की जिम्मेदारी थी। आदित्य अपनी सोच से बाहर निकला और उसने देविका को हंसते हुए कहा, हे देविका, डोंट वरी अबाउट मी, मुझे ये काफी पसंद है, तुम भी ट्राई करो। थोड़ा सा कड़वा है बट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, ट्राई इट वंस। आदित्य हाथ बढ़ाकर अपना फ्रूट देविका को ऑफर करता है। देविका उसकी तरफ देखती है। कपड़े और मुंह पर लाल कलर का जूस और शक्ल ऐसी के बहुत सालों से साफ नहीं की हो। ये सब देखकर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहती है, आई डोंट वांट योर डैम फ्रूट, जस्ट लिसन टू मी। इतना कहकर देविका रुक जाती है क्योंकि उसकी नजर आसपास खड़े हुए लोगों पर पड़ती है जो अभी भी तमाशा देख रहे थे और कुछ वीडियो भी बना रहे थे। देविका को समझ आ गया कि आदित्य को अभी कुछ भी कहना उसकी और कंपनी की रेपुटेशन के लिए सही नहीं होगा। वो बस उसे वहां से ले जाना चाहती थी। देविका का रिस्पॉन्स सुनकर आदित्य फ्रूट से निकल रहे जूस को चाट कर उसे अपनी जेब में रख लेता है। ये देखकर देविका को और भी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होने लगती है और वो कहती है, मीट मी इन ऑफिस नाउ। इतना कहकर देविका पीछे पलटती है और गुस्से में वहां से जाने लगती है, लेकिन आदित्य को कुछ भी समझ नहीं आता। आदित्य अपनी जगह पर खड़ा रहकर देविका को जाते हुए देखता है और फिर आसपास के लोगों को देखता है। लोग अभी भी आदित्य की तरफ एक अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, लेकिन आदित्य उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर वो पीछे पलटकर पार्क के एग्जिट की तरफ जाने लगता है जहां पर दुकानें थी। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में मृणाली अपने कैबिन में लैपटॉप पर कुछ ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो फोकस नहीं कर पा रही है। उसकी आंखों से झलक रहा होता है कि वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। सच तो यह था कि वो आदित्य के बारे में ही सोच रही थी। आज आदित्य का पहला दिन था और बीमारी के बाद उसे इस तरह से अकेले छोड़ना मृणाली को सही नहीं लग रहा था। जब लिफ्ट में आदित्य उसे दिखा था तो मृणाली ने बस उसे पैसे ऑफर कर दिए, पर उसे अपने साथ लंच ऑफर नहीं किया। और जब वो अपने कैबिन में आई तो उसे इस बात को सोचकर बुरा भी लगा। पर सच बात तो यह थी कि मृणाली को डर था कि कहीं आदित्य बाहर जाकर किसी को मारे ना या कोई उसे ड्रिंक न करा दे, क्योंकि आदित्य के हर एक्शन का खामियाजा मृणाली को ही भुगतना पड़ता है। मृणाली को हर दिन हो रहे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने की आदत हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में आज एक अलग ही बात उसे सता रही थी। आदित्य के सडन बिहेवियर चेंज को देखकर वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे आदित्य को कैसे ट्रीट करना चाहिए। 2 दिन से आदित्य की बातें सुनकर और उसके एक्शंस में चेंजेस देखकर मृणाली बहुत कंफ्यूज थी कि क्या आदित्य सच में बदल गया है या ये सब उसका एक नाटक है ताकि वो मृणाली के साथ सो पाए, जो शादी के बाद आज तक नहीं हो पाया है। इन बातों से ध्यान भटकाने के लिए मृणाली कुछ और सोचने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसका मन आदित्य की ओर ही आकर रुक जाता है।
मृणाली सोचती है कि अगर वो आज सुबह पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में आदित्य के साथ रहती तो शायद जिस तरह से उसके कपड़ों और चेहरे की हालत लंच टाइम तक थी वैसी नहीं होती। क्योंकि आदित्य उसका हस्बैंड है, किसी को ये बात तो नहीं पता है, लेकिन एक एम्प्लॉय की तरफ ऑफिस के मैनेजर का स्पेशल अटेंशन देखकर कोई भी आदित्य को बुली नहीं करता, और इसी वजह से शायद आदित्य के लिए ऑफिस का काम आसान हो जाता। मृणाली इन सभी बातों को सोच ही रही होती है कि उसके कैबिन के गेट को कोई बाहर जोर से बजाने लगता है। मृणाली का ध्यान टूटता है और वो पूछती है, हु इज देयर? गेट के बाहर खड़ी देविका थोड़ी तेज आवाज में कहती है, मृणाली दी, कैन आई कम इन? देविका की आवाज सुनकर मृणाली अपना चेहरा डेस्क पर रखे हुए कांच में देखती है, थोड़ा उसे अपने हाथों से पोंछती है और अपने बाल ठीक करते हुए कहती है, यस देविका, यू कैन। इतना सुनते ही कैबिन का गेट जोर से खोलकर देविका अंदर घुसती है। मृणाली उसके चेहरे को देखती है और समझ जाती है कि देविका बहुत गुस्से में है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती और देविका के बोलने का इंतजार करती है। अपनी बहन को ऐसे चुप देखकर देविका कहती है, दी आपको पता है आज आदित्य ने क्या किया? वो पार्क के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में फेंसिंग कूद कर चला गया और वहां पर जाकर पॉइजनस फ्रूट खाने लगा। वहां बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और फिर जब मैंने उसे बाहर बुलाया तो वो मुझे भी वो सड़ा हुआ और गंदा सा फ्रूट ऑफर करने लगा। लोग वहां वीडियो बना रहे थे, बहुत सारे एम्प्लॉइज ने उसे देखा और पता नहीं अब कैसी कैसी बातें होने वाली हैं इस ऑफिस में। मुझे तो लगता है कि आदित्य का जो पागलपन है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। आई एम सॉरी टू से दीदी, बट इसी तरह ये पागलपन चलता रहा तो मैं उसे अपने साथ काम नहीं करवा पाऊंगी। बाबा शुड टेक सम एक्शन एंड पुट हिम इन अ मेंटल असाइलम। देविका की बातें सुनकर मृणाली इतनी देर से आदित्य के बारे में जो भी सोच रही होती है, उसका सारा भ्रम और जो उसने थोड़े से सपने संजोए थे वो सब टूट जाते हैं। उसे आदित्य के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एक बार फिर वही हुआ। आदित्य के एक्शन का कॉन्सिक्वेंस मृणाली को ही भुगतना पड़ रहा है, लेकिन वो देविका से कुछ नहीं बोल सकती, इसलिए वो उसकी तरफ देखती है और धीरे से कहती है, देविका सबसे पहले तो नाम मत लो। वो आदित्य नहीं तुम्हारे जीजा जी लगते हैं, या तो आदित्य जी बोलो या फिर नाम ही मत लो। और दूसरी बात मैं तुमसे ये कहना चाह रही हूँ कि शायद तुमने गलत देख लिया होगा। शायद आदित्य पॉइजनस फ्रूट नहीं खा रहा हो, क्योंकि इतना तो उसे भी पता है कि पॉइजनस फ्रूट खाने से उसे ही दिक्कत आएगी। मृणाली की बात सुनकर देविका चुप हो जाती है, पर कहीं ना कहीं मृणाली सोच रही होती है कि देविका सही भी हो सकती है, क्योंकि उसे विश्वास था कि आदित्य ऐसी हरकत कर सकता था, लेकिन वो दूसरों और अपनी फैमिली वालों के सामने इस बात को मानने को तैयार नहीं रहती है कि आदित्य एक गलत इंसान है। देविका को अपनी बहन की बात सुनकर विश्वास नहीं होता। वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि मृणाली क्यों इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि आदित्य ऐसा कर सकता है। वो वहां खड़ी खड़ी सोच ही रही होती है कि तभी उसका फोन पिंग करता है और वो उसे चेक करती है। फोन चेक करते ही देविका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और मृणाली उससे पूछती है, व्हाट इज इट देविका? देविका कहती है, यू डिडंट बिलीव मी ना दीदी, नाउ सी दिस। देविका अपना हाथ बढ़ाकर फोन मृणाली को थमा देती है। मृणाली फोन को हाथ में लेते ही देखती है कि उसमें एक वीडियो खुला हुआ है। वो वीडियो को प्ले करती है और आखिरकार आदित्य की हरकतों का सच उसके सामने आ जाता है। वीडियो में दिखता है कि आदित्य किसी भूखे भेड़िए की तरह उन फ्रूट्स को खा रहा है और वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे वो किसी जानवर से कम नहीं। वीडियो के खत्म होते ही मानो मृणाली के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे आदित्य के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन देविका के सामने कुछ कहने में उसे बहुत शर्म आने लगी। वीडियो के खत्म होते ही मृणाली की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे वो एक बांध है जो समुद्र की एक बड़ी लहर को अपने अंदर रोक कर बैठी हो और बस मौका मिलते ही वो लहर उस बांध को तोड़कर बाहर आ जाएगी। लेकिन मृणाली जानती थी कि अगर वो अभी रोई तो देविका ये बात सब घर वालों को बता देगी और फिर मृणाली के लिए आदित्य और भी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। उसने अपने आंसू कंट्रोल किया और एक बार फिर वीडियो को प्ले किया। ये सच था कि वो आदित्य ही है, वही आदित्य जो 2 दिन से कुछ अलग बर्ताव कर रहा है, वही आदित्य जिसके लिए मृणाली पहली बार कुछ अलग सोच रही थी। जब मृणाली की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो देविका ने वापस अपनी बात शुरू कर दी और कहा, दीदी आपको पता है आज कंपनी के करीब 50 लोगों ने आदित्य का वो तमाशा देखा। ये तो अच्छा है कि आपकी शादी के बारे में सबको नहीं पता, वरना जब भी हम कंपनी में घूमते तो हमारे एम्प्लॉइज हमारे ही सामने बात करते कि देखो इनका दामाद तो ऐसी हरकतें करता है। तो आप भी बताइए ऐसे कैसे काम चल सकता है? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कैसे संभाल लेती हैं आप उसे। देविका की बात सुनते ही मृणाली ने फोन से हटकर उसकी तरफ देखा। मृणाली की आंखें सूख चुकी थी और वो देविका को ऐसे देख रही थी मानो उसमें कुछ इमोशंस ही नहीं। फिर कहीं से कुछ टूटने की आवाज आई। मृणाली ने आसपास देखा पर उसे समझ नहीं आया कि आवाज कहां से आई है। थक हार कर मृणाली ने अपनी आंखें बंद कर ली और तब उसे समझ में आया कि वो आवाज उसके अंदर से ही आई थी। मृणाली को अपने मन में कहीं न कहीं एक कांच के गुल्लक टूटने जैसा एहसास हुआ, लेकिन वो गुल्लक पैसों या अच्छी यादों से नहीं भरा था। वो भरा था हर उस बात से जो उसने आदित्य की वजह से सुनी थी। उसके मन में उथल पुथल मच गई। हर जगह बस आदित्य की आवाजें, उसकी हरकतें और उनसे जुड़ी लोगों की बातें उसे जोर जोर से सुनाई देने लगी। मृणाली शांत रहने की कोशिश कर रही थी कि देविका फिर से कहती है, एटलीस्ट आई डिजर्व एन आंसर दीदी। इतना सुनते ही मृणाली अपनी आंखें खोलती है जो अब खून जैसी लाल हो गई थी। वो कुछ बोलना चाहती है लेकिन वो समझ नहीं पाती कि क्या कहना है।
उसके मन में अभी भी बातें इधर उधर दौड़ रही थी और वो सोच रही थी कि एक साथ सारी की सारी बातें देविका के सामने कह दे कि वो आदित्य के साथ किस तरह रहती है, किस तरह आदित्य रोज उसके साथ वायलेंस करता है, किस तरह आदित्य के साथ उसकी जिंदगी एक नर्क जैसी बन गई थी और किस तरह वो हर चीज को छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। लेकिन मृणाली के मुंह से एक भी बात नहीं निकलती। देविका मृणाली की तरफ अजीब तरह से देख रही थी और इससे पहले कि दोनों बहनों में से कोई कुछ कहता, कैबिन के गेट पर नॉक हुआ और आदित्य की आवाज आई, मैं कम इन मैडम। आदित्य की आवाज सुनते ही देविका इरिटेट हो गई और उसने मृणाली की परमिशन के बिना ही कैबिन का गेट खोल दिया। देविका ने आदित्य को देखकर उसी इरिटेटिव टोन में कहा, यस यू मे। इतना कहकर देविका आदित्य को थोड़ी सी जगह दे देती है और आदित्य के अंदर घुसते ही देविका गेट बंद कर देती है। मृणाली और देविका दोनों ही देखती हैं कि आदित्य ने अपनी शर्ट चेंज कर ली है। जो शर्ट उसने पहले पहनी थी और उसका चेहरा भी पहले से ठीक हो गया था और दिख रहा था कि उसके मुंह पर पानी अभी भी पूरे तरीके से साफ नहीं हुआ है। वो हाथ में थैली लिए अंदर घुसता है। वो पहले देविका को देखता है और फिर मृणाली को। दोनों बहनें आदित्य की तरफ ही देखती हैं, लेकिन आदित्य कुछ समझ नहीं पाता और कहता है कि लगता है कुछ सीरियस मैटर पर बात चल रही है, आई शुड कम लेटर। ऐसा कहकर आदित्य पलटने लगता है, लेकिन मृणाली आखिरकार अपने सारे थॉट्स को कंट्रोल करके धीरे से कहती है, आदित्य यू कैन स्टे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू। मेरे बारे में बात कर रहे थे? वाओ, मुझे भी तो बताओ। आदित्य की बात पर मृणाली कहती है, आदित्य प्लीज सिट। देविका मुझे बता रही थी कि तुम पीछे वाले पार्क के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसकर पॉइजनस फ्रूट खा रहे थे, ऐसा क्यों किया तुमने? नहीं मृणाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। मृणाली फिर गुस्से में कहती है, झूठ मत बोलो आदित्य, मैंने तुम्हारी वीडियो देखी है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसकर जंगलियों की तरह पॉइजनस फ्रूट खा रहे हो, ये देखो। मृणाली अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करके कहती है क्योंकि उसे पता था कि आदित्य कंपनी के एनवायरनमेंट में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मृणाली देविका का फोन आदित्य को देती है जिसमें आदित्य अपनी वीडियो देखता है। मृणाली फिर उससे कहती है, क्या अभी तुम बोलोगे कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैं कह रही हूँ? बोलो। नहीं मृणाली, मैं सच कह रहा हूँ, वो फ्रूट्स पॉइजनस बिल्कुल भी नहीं थे, जस्ट ट्रस्ट मी। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसा था और जंगलियों की तरह फ्रूट्स खा रहा था, मगर वो फ्रूट्स पॉइजनस नहीं थे, वो टेस्टी थे। आई एम सॉरी। आदित्य अपनी बात कहता है और मृणाली उसकी बातों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करती है कि तभी आदित्य देविका की तरफ पलटते हुए कहता है, देविका अगर फ्रूट्स पॉइजनस होते तो क्या मैं यहाँ सही सलामत होता? और देखो, आई एम वेल एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट लाइक दैट। बट देविका बोल ही रही होती है कि मृणाली बीच में आदित्य को टोक कर कहती है, देविका से नहीं आदित्य, मुझसे बात करो। आदित्य मृणाली की तरफ पलटता है और उसे दिख जाता है कि मृणाली बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। आदित्य सोचता है कि यही एक चीज थी जो वो नहीं करना चाहता था और बिना किसी इंटेंशन के उसने फिर से मृणाली को हर्ट कर दिया था। वो कुछ नहीं कहता और अपनी आंखें झुका लेता है। मृणाली फिर उससे कहती है, आदित्य यू नो, कंपनी के 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज और न जाने कितने ही रैंडम लोगों ने तुम्हें वहां देखा। आई जस्ट वांट टू आस्क कि तुम ऐसा कर ही क्यों रहे थे? क्या रीजन है कि तुम वहां पर जाकर ऐसी हरकतें करने लग गए? एनीथिंग रॉन्ग विथ यू? प्लीज टॉक टू मी। आई एम सॉरी मृणाली, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। बात यह है कि आज सुबह जब से मैं इस ऑफिस में घुसा हूं, कोई भी मुझे ढंग से ट्रीट नहीं कर रहा है और ना ही मुझसे बात कर रहा है। जब लंच टाइम की बारी आई तभी मुझे अकेले ही बाहर जाना पड़ा। बहुत भूख लग रही थी, लेकिन तुमने जो पैसे मुझे दिए थे उसमें से कुछ भी ऐसा हेल्दी नहीं आ रहा था जो मेरी कंडीशन और बीमारी के लिए ठीक रहे। इसलिए जब मैंने पार्क के अंदर फ्रूट्स देखे तो मैं जंप करके उसके पास चला गया। उन फ्रूट्स के बारे में मैंने पढ़ रखा है और मुझे पता है कि वो पॉइजनस नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं, बल्कि सच तो ये है कि ये हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मैं तुम्हारे लिए भी एक लाया हूँ, तुम भी खाकर देखो और तुम्हें खुद पता चल जाएगा। आदित्य अपनी पैंट की जेब में से उस लाल फ्रूट को निकालता है और डेस्क पर रखकर मृणाली को ऑफर करता है। मृणाली एक सेकंड के लिए उस फ्रूट को देखती है और फिर आदित्य की तरफ, फिर धीरे से उस फ्रूट को उठाकर वो एनालाइज करने लग जाती है और जब उसे इंटरनल कंफर्मेशन मिल जाता है कि उसमें ऐसा कुछ भी पॉइजनस नहीं है तो वो उस फ्रूट की एक बाइट लेती है। देविका वहीं खड़ी होकर ये सारी चीजें देख रही होती है और उसे चिंता होती है कि कहीं मृणाली को कुछ हो गया तो वो क्या करेगी। वहीं दूसरी तरफ मृणाली आराम से बाइट लेकर फ्रूट को चबाने लगती है और फिर उसे निगल जाती है। फ्रूट निगलते ही मृणाली के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उसी स्माइल के साथ देविका से कहती है, देविका दिस फ्रूट इज लिटरली टेस्टी, आई बिलीव आदित्य कि ये पॉइजनस नहीं है। मृणाली की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो कहता है, देखो मैंने कहा था ना, नाउ यू बिलीव मी देविका। आदित्य और मृणाली दोनों देविका की तरफ देखने लग जाते हैं, लेकिन देविका के पास कुछ जवाब नहीं रहता। वो बस ऐसे ही खड़ी रहकर उन दोनों को देखती है और इतनी देर में उसका फोन रिंग करता है। आदित्य देविका को उसका फोन देता है, जिसके बाद देविका फोन पर बात करने लग जाती है। हेलो, या यस यस आई नो, आई रिमेंबर इट, जस्ट वेट फॉर मी, आई एम कमिंग इन अ फ्यू मिनट्स, या फॉर श्योर, मीट यू ऑन द 3rd फ्लोर, बाय। देविका इतना कहकर फोन रख देती है। आदित्य और मृणाली अभी भी उसी की तरफ देख रहे होते हैं। देविका उन दोनों को देखकर कहती है, एक बड़े क्लाइंट आ रहे हैं तो उनके साथ एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी कि मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया, आप कैरी ऑन कीजिए अपने फ्रूट के साथ, आई शुड लीव नाउ, बाय। मृणाली को समझ में आ जाता है कि देविका बहुत ज्यादा इरिटेटेड टोन में ये बात कह रही है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि अब देविका को ऐसा करने की क्या जरूरत है।
क्योंकि आदित्य पॉइजनस फ्रूट्स नहीं खा रहा था और इस बात के लिए वो अपनी गलती मानकर सॉरी भी बोल चुका था। देविका पलटती है और जाने लगती है। इतने में मौका देकर मृणाली उससे कहती है, देविका एक काम करो, आदित्य को अपने साथ ले जाओ। आज आदित्य का पहला दिन है, इसे बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग में ले जाओगी तो इसे बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। क्यों आदित्य, तुम जाना चाहोगी? आदित्य अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरता है, लेकिन देविका बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि वो आदित्य को अपने साथ ले जाए। इसलिए वो कहती है, लेकिन दीदी पहले ही दिन इतनी बड़ी मीटिंग में कौन जाता है? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर क्या होगा? आपको पता है हमारे बड़े क्लाइंट्स हमारी कंपनी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसे में अगर आदित्य से कोई भी चूक हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? ट्रस्ट मी देविका, कुछ नहीं होगा। आई एम अश्योरिंग यू कि आदित्य कुछ भी चूक नहीं करेगा। देखो अभी मैं तुम्हें एज अ सिस्टर बोल रही हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे एज अ मैनेजर तुमको ऑर्डर देना पड़ेगा कि तुम आदित्य को अपने साथ ले जाओ। अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम किस रूप में मुझे देखना चाहती हो। मृणाली की बात सुनकर देविका समझ जाती है कि अब चाहे वो कुछ भी कर ले, उसे आदित्य को अपने साथ लेकर जाना ही पड़ेगा। इसलिए वो धीरे से कहती है, Whatever. Fine. Meet me on the third floor in 5 minutes. And don't be late, please. इतना कहकर देविका कैबिन का गेट खोलकर वहां से निकल जाती है। मृणाली उसे जाता हुआ देखती है। जब देविका वहां से चली जाती है तो आदित्य मृणाली की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू मृणाली फॉर ट्रस्टिंग मी, इट मीन्स अ लॉट टू मी। आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो मृणाली की आंखों में देखने लगता है। कहीं ना कहीं दोनों के बीच एक ऐसा आई कांटेक्ट बनता है जो पहले कभी नहीं बना था। कुछ सेकंड के बाद वो आई कांटेक्ट खत्म होता है और आदित्य उठकर कैबिन से बाहर जाने लगता है। उसे जाता देख मृणाली कहती है, अब वो थैली भी मीटिंग में लेकर जाओगी क्या? उसे यहीं रख दो, बाद में उठा लेना। ओह शिट, देविका के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गया था कि ये थैली मेरे लिए नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए सामने वाली दुकान के चीज मोमोज लेकर आया था, तुम्हें बहुत पसंद है ना? मुझे याद था इसलिए मैं ले आया। अभी ठंडे हो जाए इससे पहले तुम इसे खा लो, और मुझे मीटिंग में जाना है तो मैं चलता हूँ। बाय, शाम को मिलते हैं। आदित्य इतना कहकर थैली को मृणाली की डेस्क पर रखता है और एक स्माइल के साथ वहां से बाहर निकल जाता है। आदित्य के बाहर जाते ही मृणाली फिर से कहीं खो जाती है और सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आदित्य ने आज तक मृणाली को कुछ भी लाकर नहीं दिया था और आज वो उसके फेवरेट मोमोज लेकर आया है। आदित्य के बिहेवियर की वही सारी बातें जो मृणाली पहले सोच रही थी, वो फिर से एक बार उसके मन में समुद्र के लहरों की तरह उठने लग जाती है और मृणाली उस थैली को देखकर स्माइल करने लगती है। कैबिन के बाहर निकलते ही आदित्य ने इधर उधर देखा और जब उसे अपने उल्टे हाथ की तरफ देविका लिफ्ट की तरफ जाती हुई दिखी तो वो भी उसी तरफ बढ़ गया। धीरे धीरे आदित्य अपने कदम बढ़ा रहा था और तब उसके मन में मानो खुशी के हजारों फव्वारे एक साथ उछल रहे थे। उसे बहुत खुशी हुई थी ये बात सुनकर कि मृणाली उस पर भरोसा करने लगी है। जब उसने मृणाली के वो शब्द सुने कि वो आदित्य पर भरोसा करती है तो इस बात ने उसके मन में प्यार के फूल खिला दिए। आदित्य खुश तो था, लेकिन उसे पता था कि ये उसकी बदलती हुई जिंदगी का बस अभी तो पहला ही स्टेप है। उसका असली टेस्ट तो अभी आना बाकी है। उसे मृणाली को और ज्यादा इंप्रेस करने के बारे में सोचना होगा ताकि उनके बीच में सारी चीजें सही हो पाएं। यही सोचते हुए आदित्य सामने देखता है कि लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और देविका उसके अंदर घुस जाती है। प्लीज वेट फॉर मी, इतना कहकर आदित्य कॉरिडोर में दौड़ लगा देता है। देविका इरिटेटेड होती है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले ही वो अपना हाथ आगे करके लिफ्ट बंद होने से रोक लेती है। आदित्य पूरी ताकत से भागता है और अगले ही पल वो लिफ्ट के अंदर कूद जाता है। लिफ्ट बंद होती है और वो नीचे की ओर जाने लगते हैं। मैनेजर की पोस्ट पर बैठी मृणाली का ऑफिस लाइफ फार्मास्यूटिकल्स के टॉप फ्लोर नंबर 15 पर था, जहां पर पास में ही शारदा का सीईओ वाला ऑफिस भी था। लेकिन कंपनी के सभी एम्प्लॉइज शारदा के स्ट्रिक्ट नेचर को जानते थे, इसलिए वहां पर इतनी आसानी से जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वो सबसे पहले मृणाली के पास जाते थे, और जब उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मृणाली नहीं दे पाती थी तब जाकर वो शारदा के ऑफिस की तरफ बढ़ते थे। यहाँ तक कि कंपनी के एम्प्लॉइज के बीच एक बात फैली हुई थी कि मृणाली एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है जो लेट तक रुककर कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचती है और कंपनी के ज्यादातर ऑपरेशंस को ऑपरेट करती है। इसीलिए कंपनी के मैनेजर की पोस्ट उसे इतनी आसानी से मिल गई थी। कई लोग और क्लाइंट्स ऐसे भी थे जो मृणाली को चाहते थे और उसे अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के बैठी मृणाली सबके हिसाब से तो अभी तक कुंवारी थी, लेकिन सिर्फ घर वालों को ही पता था कि वो एक शादीशुदा है। आदित्य के बिहेवियर को देखकर मृणाली अपना ज्यादातर समय ऑफिस के अंदर ही बिताती थी, इसीलिए जल्दी आना और लेट जाना मृणाली की एक खासियत के रूप में कंपनी से जुड़ गया था। देविका भी अक्सर मृणाली के साथ लेट तक रुकती थी, लेकिन वो कभी भी आदित्य की बात उससे नहीं करती थी, क्योंकि उसने बचपन से ही मृणाली को शारदा के दुख झेलते हुए देखा था। आज भी जब कभी देविका को मौका मिलता है तो वो अपनी बहन के लिए सपोर्ट सिस्टम के रूप में खड़ी हो जाती है, और इसीलिए कहीं न कहीं इन दोनों बहनों के बीच पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप इतना अच्छा हो गया था। कहने को तो लिफ्ट नीचे जा रही थी, लेकिन देविका का पारा ऊपर जा रहा था,
क्योंकि आदित्य के साथ इतनी छोटी जगह में रहना उसे नहीं भा रहा था। आज तक देविका ने मृणाली के एक भी डिसीजन को क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया था और ना ही उस पर कभी गुस्सा किया था, मगर आज उसे मृणाली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने आदित्य को उसके साथ जाने की परमिशन दे दी थी। क्या अभी थोड़ी देर पहले जो आदित्य ने किया वो कंपनी के एम्प्लॉइज भूल चुके होंगे, या फिर किसी ने वीडियो नहीं देखी होगी? ये सारी बातें देविका के मन में चल रही होती हैं और तभी आदित्य लिफ्ट में साइलेंस तोड़ते हुए कहता है, सो देविका, मुझे लगता है कि तुम्हें लीड लेनी चाहिए और मुझे मीटिंग का क्लोजिंग पॉइंट लेना चाहिए। आई नो कि मैं एक नया एम्प्लॉय हूं, पर मैं बातें तो समझ ही सकता हूं और कुछ पॉइंट प्रेजेंट कर सकता हूं। आई एम वेरी गुड एट प्रेजेंटेशन बाय द वे, एंड इट वुड बी हेल्पफुल कि अगर तुम मुझे क्लाइंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे देती, क्योंकि अगर क्लाइंट के बारे में जस्ट शट अप, देविका जोर से चिल्लाते हुए कहती है। आदित्य चुप हो जाता है और उसकी तरफ देखता है और तब उसे समझ में आता है कि देविका अभी तक गुस्से में है। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही देविका ने कहना शुरू किया, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम ऐसा कैसे प्रिटेंड कर सकते हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। क्यों तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुमने कुछ ऐसा किया है जो लोगों को पता है और उसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन, हमारी रेपुटेशन सब मिट्टी में मिल सकती है। ऊपर से तुम्हारी हर गलती की गुनाहगार हमेशा दीदी ही क्यों बनती है? आदित्य, क्यों हो तुम ऐसे? क्या चाहते हो तुम? क्यों उन्हें डाइवोर्स नहीं दे देते ताकि तुम्हें भी उनसे छुटकारा मिले और हमें भी तुमसे, ताकि अगली बार दीदी जब भी ऑफिस में रुके तो सिर्फ काम की वजह से, न कि तुमसे दूर रहने के लिए। तुम्हें पता है मैं दीदी को हर दिन देखती हूँ और हर दिन उनसे बात करने के बारे में सोचती हूँ कि उनसे बोल दूं कि वो तुमसे डिवोर्स ले ले, लेकिन मैं कर नहीं पाती क्योंकि मैं सोचती हूँ कि शायद वो अभी इस बात को सह नहीं पाएंगी। रोज मैं देखती हूँ कि वो टेंस मूड में ऑफिस आती हैं और उसी तरह वापस भी चली जाती हैं। जब तक वो तुम्हारी एक चीज से उभरती हैं तब तक तुम कोई दूसरी चीज लाकर उनके सामने रख देते हो और फिर वही साइकिल चलता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा आदित्य? अगर तुम कोऑपरेट नहीं कर सकते तो प्लीज उन्हें डिवोर्स दे दो, क्योंकि आई नो वो कभी इस बात पर एग्री नहीं करेगी। सिर्फ तुम ही इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। प्लीज मेरी दीदी को फ्री कर दो, प्लीज। इतना कहकर देविका आदित्य को घूरने लग जाती है, लेकिन आदित्य कुछ कहने की कंडीशन में नहीं लगता। वो तो बस चुपचाप खड़ा होकर इन सारी बातों को अपने दिमाग में प्रोसेस करता रहता है। देविका को समझ में आ जाता है कि आदित्य के सामने कुछ भी कहना एक बेवकूफी थी और वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। जब लिफ्ट में वैसा ही साइलेंस रहता है तो आदित्य धीरे से कहता है, बचपन में मेरे पास एक कुत्ता था, बहुत चाहता था मैं उसे। मैंने मूवी में देखकर उसका नाम टफी रखा था। हर दिन स्कूल से आने के बाद मैं उसके साथ खेलता और वो भी दिन भर मेरे साथ ही रहता। पता नहीं उसका मेरा रिश्ता कैसा था, पर घर में वो ज्यादातर मेरे साथ ही रहता था। धीरे धीरे हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होने लगी। एक दिन जब मैं स्कूल से आया तो मैंने देखा कि टफी की हालत बहुत खराब थी। वो खांसते खांसते मेरे पास आया, लेकिन फिर भी उसके अंदर वही रोज वाली खेलने की स्पिरिट थी और मैंने उसकी कंडीशन को इग्नोर किया। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा और फिर अचानक एक दिन जब मैं घर आया तो मुझे टफी मरा हुआ मिला। मैं समझ गया था कि बहुत दिनों से उसकी हालत खराब हो रही थी और धीरे धीरे करके वो मर गया। अब तुम इस बात को सोचोगी कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। वेल, मैं तुम्हें बताता हूँ। बात यह है कि हर दिन जब मैं टफी के साथ जाता था तो मैं उसे बिस्किट्स खिलाता था, लेकिन वो नॉर्मल बिस्किट्स नहीं थे। मैं बहुत ही छोटी उम्र में ड्रग एडिक्ट बन गया था और वो बिस्किट भी कहीं ना कहीं ड्रग थे। मैं रोज खुद तो उन्हें आराम से खा लेता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि टफी उन बिस्किट्स को नहीं सह पाएगा। धीरे धीरे करके ड्रग्स का उल्टा असर शुरू हो गया और वो मर गया। अब तुम मुझे बताओ कि इस कहानी में गलत कौन था? लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। देविका और आदित्य दोनों थमे हुए थे। तब आदित्य ने देविका की तरफ देखा और उससे एक जवाब एक्सपेक्ट किया। देविका ने इरिटेट होकर आदित्य को देखते हुए कहा, ऑब्वियसली तुम। नहीं देविका, तुम गलत हो। इस कहानी में गलत मैं कभी था ही नहीं। इस कहानी में जो गलत था वो था टफी। अगर हर दिन उसे मेरी किसी चीज से दिक्कत हो रही थी तो उसे मुझसे पहले ही दूर हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसे पता है कि जो चीज मैं करता हूं वो उसे मार रही है। तो उसे इतना क्यों नहीं समझ में आया कि उसे मुझसे इंस्टेंटली दूर हो जाना चाहिए? और फिर उसे यह भी पता था कि अगर वो कहीं और जाएगा तो जिस स्पिरिट के साथ वो मेरे साथ रहता है, खेलता है, वो किसी और के साथ नहीं रह पाएगा। उसके हिसाब से इसका रीजन ये था कि अगर मैं जिंदा हूं तो वो मेरे साथ आखिरी सांस तक जिएगा, लेकिन अगर मैं नहीं होता तो शायद वो ऐसा रह भी नहीं पाता। ये उसकी गलती थी कि वो कभी मुझसे नहीं कह पाया कि उसे क्या हो रहा है, क्योंकि वो चाहता था कि मैं हमेशा ठीक रहूं। और यही बात तुम्हारी दीदी मृणाली को भी पता है। वो भले ही मुझसे दूर नहीं जाना चाहती हो, लेकिन वो किसी और के साथ भी नहीं रहना चाहती। अगर ऐसा होता तो वो बहुत पहले ही मुझे छोड़ चुकी होती। और ऐसा तो नहीं कि उसे बोलना नहीं आता है। इतना जान लो देविका कि तुम्हारी बहन कोई आम इंसान नहीं है। दुनिया को नहीं पता, लेकिन वो आदित्य शंकर की पत्नी है। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद ना तो तुम्हारी बहन कभी ऑफिस में ज्यादा देर रुकेगी और ना ही तुम्हें उसके चेहरे पर कभी चिंता दिखेगी। अगर वो दिखी तो इसका मतलब यही होगा कि शायद मैं जिंदा नहीं हूं। मैं सब कुछ बदल दूंगा देविका, बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। आदित्य अपनी बात खत्म करता है। देविका उसकी तरफ देखती है। देविका को उसकी आंखों में दिखता है कि आदित्य ने जो भी कहा शायद वो सच था। उसकी आंखें हल्की नमी से भरी हुई थी और उसका इतना मासूम चेहरा
देविका ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। कहीं ना कहीं देविका के मन के अंदर जो फीलिंग्स मृणाली के लिए थी, वही फीलिंग्स अब उसे आदित्य की आंखों में भी दिख रही थी। लेकिन फिर भी देविका ने कुछ नहीं कहा। लिफ्ट में से ट्रिंग की आवाज आई और लिफ्ट का गेट 3rd फ्लोर पर खुल गया। देविका अंदर खड़ी रह गई। उसके मन में मानो हजारों बातें इधर से उधर दौड़ रही थी और उसे कह रही थी कि वो सारी बातें जो आदित्य को पता नहीं है, वो सब के सब अभी के अभी उसे बता दे कि किस तरह मृणाली और आदित्य का साथ रहना कोई चॉइस नहीं बल्कि एक मजबूरी है, जिसे मृणाली अपनी जिंदगी समझ बैठी है। देविका हर उस पल के बारे में सोचती है जब मृणाली उनके घर आती है और कैसे शारदा आदित्य का टॉपिक निकाल लेती है। फिर कैसे उसके माँ बाबा उसे कमरे से निकालकर मृणाली से कहते हैं कि क्यों वो आदित्य से कभी पकती नहीं है, क्यों वो उसका पीछा नहीं छोड़ देती, वो किसका इंतजार कर रही है। अब उसे आदित्य से तलाक ले लेना चाहिए और सिंघानिया से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन इन सब बातों को रेजिस्ट करते हुए मृणाली हर बार हर चीज का ब्लेम सिर्फ अपने ऊपर ले लेती थी और फिर कमरे से बाहर निकलकर रोना शुरू कर देती थी, जिसके बाद देविका उसे अपने रूम में ले जाती थी। ऐसे ही एक दिन मृणाली ने देविका को बताया था कि सिंघानिया ने सालों पहले स्कूल में उसे फिजिकली मॉलेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। डर के कारण मृणाली ने यह बात कभी भी अपने घर पर नहीं बताई थी। देविका सोचती है कि इन सारी बातों को अगर उसने आदित्य को बता भी दिया तो भी आदित्य पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर कुछ फर्क पड़ गया तो आदित्य शायद कुछ कर नहीं पाएगा। इसीलिए वो चुप रहना ज्यादा प्रेफर करती है। आदित्य अपनी आंखों को पोंछते हुए लिफ्ट के बाहर निकल गया और उसने पलटते हुए देविका को कहा, कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट फॉर द मीटिंग।